जो कि आपके 2023 में प्रस्तावित हैं, ठीक है। 2022 इसका नाम है और 23 में ये प्रस्तावित है, ठीक है। 23 में भी आपके जनवरी के आसपास ये पेपर हो जाएगा और जनवरी में हो जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि आप मान के चलिए कि ये पेपर जो है ये आपके लगभग आपको 4 महीने का समय दे रहा है, ठीक है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने का आपके पास अच्छा खासा समय है और इन 4 महीनों में आप बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए, आप जनवरी मान के चलिए, कब? जनवरी 2023 मान के चलिए। बस इससे कोई 5-7 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, फरवरी फर्स्ट वीक तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। आप मान के चलिए। तो आप अपना टारगेट 26 जनवरी सेट कर लीजिए, क्योंकि उससे पहले उसके ठीक बाद में परीक्षा होगी। तो आप आज आपके पास ठीक 4 महीने हैं, ठीक है। 4 माह आपके पास में है, तो आप बिल्कुल नए भी नहीं हैं, क्योंकि आप रीट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो रीट क्वालिफाई कर चुके हैं तो डेफिनेटली आपका मनोविज्ञान अच्छा है, आपके टीचिंग मेथड अच्छे हैं, आपका सब्जेक्ट भी अच्छा है। जैसे L2 में किसी ने किया तो उसका सामाजिक अच्छा है, हिंदी अच्छा होगा, किसी का साइंस है तो साइंस भी अच्छा होगा, L1 के हैं तो आपने गणित अच्छा है, पर्यावरण विज्ञान भी पढ़ा है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 50% सिलेबस आपके पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब नया क्या है इसमें? नया लगभग 100-120 अंकों का राजस्थान का जीके नया है, ठीक है। मैं लगभग बता रहा हूँ, आप ऐसे मेरी मिस्टेक मत निकालना बाद में कि सर आप कह रहे हो 120 का जीके आएगा, वहाँ पे 130 का आ रहा है, ऐसी मिस्टेक्स मत निकालना। मैं मोटे मोटे तौर पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो राजस्थान का जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा है, फर्स्ट लेवल में लगभग 120 अंकों का है और इतना ही लगभग आपके सेकंड में भी है, ठीक है। तो 120-30 अंकों का पोर्शन राजस्थान का जो है ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। लेकिन इतना भी नया नहीं है, क्योंकि हम स्टूडेंट जो है ये कई परीक्षाएं दे चुके हैं, पटवार, ग्राम सेवक, LDC वगैरह। तो राजस्थान का जीके हमने पढ़ा है। ये ऐसा नहीं है कि हमारे लिए बिल्कुल अनछुआ पहलू नहीं है। ज़रूर साइंस वालों के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि उनके यह पार्ट इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो इतना नहीं पढ़ते, ठीक है। मतलब राजस्थान जीके को इतना नहीं पढ़ते, वो अपने सब्जेक्ट पे ज़्यादा जोर देते रहे हैं। तो मानविकी के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात भी नहीं। वैसे साइंस में भी अगर है तो सभी की समस्या होती है, किसी एक की नहीं होती। तो इस पूरे पेपर में आपके लिए नया क्या है, पहले आप ये सोचिए कि नया क्या है। अब आप L1 का कोई बच्चा सोचेगा ना कि नया क्या है, तब उसके लिए नया क्या है? शैक्षणिक परिदृश्य नया है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर की योजनाएं नई है, हालांकि वो भी सुनी हुई है, वो योजनाएं नहीं है। और इसके अलावा कुछ भी नया नहीं है, सब आपके पढ़ा हुआ है पहले, बस उसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करना है, उसको थोड़ा सा व्यवस्थित करना है। L2 का कोई स्टूडेंट है, जैसे हिंदी का है, तो हिंदी का है तो नया क्या है, उसकी हिंदी पढ़ी हुई है। और L2 में तो राजस्थान जीके के अलावा वो भी नया नहीं, वो भी आपने कभी न कभी पढ़ रखा। बस शैक्षणिक परिदृश्य तो सभी के नया है और बाकी कुछ भी नया नहीं है, बस आपके मोटा मोटा सब पढ़ा हुआ है, उसको ठीक से व्यवस्थित करना है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है, दिमाग से ये बात निकालिए कि बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है और हम कर नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पेपर देखोगे ना तो आपका 60-70% सिलेबस आज 1-2 साल में, पिछले 2-3 साल में पढ़ा हुआ है, बस उसको ठीक से मैनेज करना है। तो पहले दिमाग में तो ये बात निकाल लीजिए कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप ईमानदारी से पूछोगे ना तो पूरे सिलेबस में से बहुत कम टॉपिक ऐसे होंगे जो आपने कभी नहीं देखे, बाकी सब कुछ देखा हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, किताबों के चक्कर में मत फंसना, बहुत सारी किताबों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि अब क्या, मार्केट जब नई भर्ती आती है ना तो मार्केट में नए नए कलेवर की हज़ारों किताबें आ जाती हैं और बच्चा उस किताबों के जाल में ऐसा फंस जाता है कि ज़िंदगी तो क्या 1-2 साल में वापस निकल तो नहीं पाता। अभी शैक्षणिक परिदृश्य की देखना 50 किताबें आ जाएगी, हर पार्ट की अलग अलग पुस्तकें आ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आप एक डिलेमा में फंस जाओगे कि करना क्या अब इसका। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा, जब सिलेबस बहुत बड़े होते हैं ना तो सरल प्रश्न भी सरल ही आते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं आते। रीज़न बताता हूँ, जैसे एक पार्ट से एक सवाल बनाना हो मुझे तो मैं ऊपर से बनाऊंगा, गहराई में तो कब जाते हैं, जब एक पार्ट से अगर 20 सवाल बनाने हो तो गहराई आती, नहीं तो नहीं आ पाती। तो जो भी पढ़ो ना आप कम पढ़ो। मैं आपको मटेरियल के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, उसका मैंने पिछला वीडियो भी बना दिया है। और एक जागरूक स्टूडेंट अभी तक मटेरियल का चयन कर चुका होगा, और जागरूक नहीं है तो मटेरियल का चयन नहीं हुआ होगा, और नहीं जागरूक नहीं है तो उसके लिए वीडियो वैसे भी काम का नहीं है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट अपने मटेरियल का चयन कर चुका होगा, ये मान के मैं चल रहा हूँ, इसलिए मैं मटेरियल पे कोई बात नहीं करूँगा, क्योंकि आज की तारीख में मार्केट में इतना मटेरियल पड़ा है। तो मैं सिर्फ एक सुझाव यही दूंगा कि जो भी मटेरियल यूज़ करो एक ही करना, बस एक करो। एक ही आप शिक्षा परिदृश्य का भी एक ही लो, एक ही राजस्थान जीके का लो, एक ही आप जो भी अपना है एक पार्ट लेना, एक किताब से ज़्यादा मत लो, क्योंकि आपको ज्ञानी नहीं बनना है, अभी आपको परीक्षा पास करनी है। और बहुत ज़्यादा अगर कंटेंट लेके बैठ गए तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, एक में भी प्राथमिकता उसे दो जो आपने पहले पढ़ी है। जैसे राजस्थान जीके की कई किताबें पहले आप पढ़ चुके हो तो उसको प्राथमिकता दीजिए, नई किताब मत लाओ, देखा देखी मत करो मार्केट की। पहले किसी शिक्षक से पढ़ के नोट्स बनाए हुए हैं तो फिर उसी को पढ़ो, नया मत लाओ। अगर पहले आपने किसी यूँ कहिए कि किसी तैयारी के दौरान कोई अलग किताब पढ़ी थी, वो ठीक किताब थी, उसको ही वापस पढ़ो। तो एक किताब लो और उस एक किताब को आप प्रायोरिटी ये रखो कि प्रायोरिटी मतलब आप पहले जो पढ़ी है ना
उसी को वापस यूज़ करो। अच्छा, अब इसमें ऐसे भाग जो पहले नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक ही किताब लेके आ जाओ। तो क्योंकि किताबों का भंडार कर लोगे ना तो आप फंस जाओगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा पढ़ना क्या। इतना समय नहीं है हमारे पास में, 4 महीने का समय है। तो आज मैं इस लेक्चर में बात ये करने वाला हूँ कि आपको आगे का 4 महीने कैसे मैनेज करने हैं, ताकि आप जो है वो किसी भी प्रकार का ये ना रहे कि टाइम मैनेजमेंट की कमी के कारण आप फेल हो गए। बस मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। इस वजह से अब देखो, मैं प्रबंधन की बात करूँगा विद्यार्थियों। इसमें देखो 2 टाइप के अब स्टूडेंट हैं। अब एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं कोचिंग जा रहे हैं, ठीक है। मैं भी कोचिंग ले रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कोचिंग जा रहे हैं, तो अब कोचिंग वाले जो स्टूडेंट है वो डेफिनेटली कोचिंग के शेड्यूल के अनुसार चल रहे हैं, तो 7-8 घंटे क्लासेस सामान्य लग रही है, तो वो शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पाएंगे जो मैं आज बताने वाला हूँ, ठीक है। तो कोचिंग के विद्यार्थी जो है, एक तो वो वर्ग है, ठीक है, कोचिंग के विद्यार्थी। एक ऐसा वर्ग है जो बिल्कुल टेस्ट सीरीज़ का विद्यार्थी है, जो किसी संस्था की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई है और वो टेस्ट सीरीज़ के शेड्यूल को फॉलो कर रहा है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो बिल्कुल सेल्फ स्टडी कर रहा है, जो आपके ना टेस्ट सीरीज़ में है और ना ही आपके वो कोचिंग में है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके अपना सेल्फ कोर्स पूरा करने में लगा हुआ है। आप जितने भी वीडियोस देखने वाले हो सारे इन 3 कैटेगरी में से हो। अब आपको पता है कि 3 कैटेगरी में से हो आप। अब मैं तीनों का ही बताता हूँ, ठीक है। आप बस धैर्य रखना, मैं सारी चीज़ें एक एक क्लियर कर रहा हूँ। और ये वीडियोज़ आपके L1 L2 दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें आपके L1 और L2 दोनों के लिए है, तो दोनों ही बालक बालिकाएँ अच्छे से सुनना इसको। तो सबसे पहले मैं कोचिंग के विद्यार्थियों की बात करता हूँ, ठीक है। आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली होगी और मैं इस पर बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है तो सही होता है। मैं मानता हूँ कि एक व्यक्ति का डिसीजन कैसा होगा इस बात पे तय नहीं होता है कि वो डिसीजन वास्तव में कैसा है। इस बात पे तय होता है कि आप उस डिसीजन को कैसा सिद्ध करते हो। आपने डिसीजन ले लिया और उसको आप जी जान से लग गए तो आप उसको सही सिद्ध भी कर सकते हो। अगर आप कहीं थक हार के बैठ गए तो अच्छा डिसीजन भी खराब सिद्ध हो जाता है। तो आपने निर्णय लिया है तो ठीक ही लिया होगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो अपना दिलो जान से लग जाना चाहिए उस निर्णय को सही सिद्ध करने में। तो आपने डिसीजन ले लिया कोचिंग का, तो अब ऐसे विद्यार्थी जितने भी हैं वो कोचिंग के शेड्यूल से चलते रहे, ठीक है। कोचिंग वालों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक कोचिंग की कोर्सेज लगभग पूरी हो जाएंगी। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि मैक्स टू मैक्स 10 दिसंबर 10 दिसंबर तक आप कोचिंग पूरी कर लेना। मान लो कि 10 दिसंबर में आपके कोचिंग में कोई 5-10% कोर्स रह गया है, कोई बात नहीं, छोड़ दो कोचिंग को। 10 दिसंबर के बाद आप कोचिंग में कदम भी मत रखना, भले कोर्स रहे भले पूरा हो जाए। पहले हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कोई बात नहीं। 10 दिसंबर को कोचिंग छोड़ देना। क्यों? क्योंकि पीछे 1.5 महीना 45 दिन आपको रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए। उस 45 दिन में आपको अपने पूरे कोचिंग मटेरियल को 1-2 बार पढ़ना भी पड़ेगा और 5-7 टेस्ट भी देने पड़ेंगे, ताकि आपका रिवीजन अभ्यास दोनों हो जाए। तो कोचिंग के लिए तो मैं इतना ही कहूँगा कि 10 दिसंबर तक जैसा कोचिंग चला रहा है आपको उस हिसाब से चलते रहिए, क्योंकि अभी आप बीच में छोड़ोगे करोगे तो फालतू मतलब कुछ नहीं, समय खराब होगा। तो अभी 10 दिसंबर कोचिंग के हिसाब से चलते रहिए, उनके कंटेंट पे विश्वास कीजिए। नई किताब मत लाइए, जो कोचिंग पढ़ा रहा है उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि या तो आप कोचिंग कर लो या आप सेल्फ स्टडी किताबें ला के कर लो। दोनों एक साथ नहीं जचेगी। क्यों? क्योंकि दोनों में पजल हो जाओगे, ये करूँ कि ये करूँ, ये करूँ कि ये करूँ, इतना टाइम मैनेज नहीं होता। तो आपने अगर कोचिंग को वरीयता दी है तो विश्वास कीजिए, कोचिंग भी सफलता तक ले जाती है। ये भी ले जाता है और ये भी ले जाता है। डिपेंड करता है बालक बालिका के ऊपर। बालक बालिका शब्द बार बार क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी आजकल मैं आरटी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो मेरे दिमाग में बालक बालिका ही आ रहा है बार बार। इसलिए कोचिंग जो है 10 दिसंबर को आप छोड़ देना। और 10 दिसंबर के बाद ऐसा नहीं कि 2 पार्ट रहे हुए और नहीं मैं तो पूरा करूँगा फिर भी आऊँगा, ऐसी गलती मत करना। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है, 10 तारीख को कोचिंग छोड़ देना और 1.5 महीने तक दबा के अच्छे से रिवीजन करना और 4-5 टेस्ट दे देना, बस इतना खूब है। और नई किताब मत लाना, कोचिंग के मटेरियल कोई पढ़ लो और जो 1-2 टॉपिक रहा है उसके लिए कोई गाइड से देख लेना। क्लियर? कोई किताब नहीं लानी, सिर्फ कोचिंग का मटेरियल देख लो, क्योंकि ज्वाइन कर ही लिया ना तो अब आप दोनों को मैनेज नहीं कर पाओगे। बस कोचिंग वाले इस पर भरोसा करके कोचिंग विद्यार्थी ये कर लो। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट, अच्छा, कोचिंग वालों को टेस्ट कोचिंग में लेते हैं तो वही देते रहो साथ में, अलग से टेस्ट रिज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अभी आप टेस्ट रिज्वाइन करोगे तो इसके शेड्यूल और इस शेड्यूल को कभी आप साथ में फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर पजल हो जाओगे। तो इसको आपको नहीं करना, कोचिंग वालों को ना ये करना है अभी, मतलब ये करना था, मतलब अपनी किताबें ला के नहीं करना है, कोचिंग के मटेरियल को ही पढ़ना है, ठीक है। ये तो हो गया मामला इनका क्लियर। अब बात आती है टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ के जो बच्चे हैं, जनरली ऐसे स्टूडेंट ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी जो काफ़ी एक्सपीरियंसड है, जिन्होंने काफ़ी कुछ सिलेबस ऑलरेडी बहुत अच्छा है और टेस्ट सीरीज़ कंटिन्यू दे रही है। तो मैं उनको तो सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी है आप उससे संतुष्ट हैं तो आप कृपया कोचिंग से अब दूर रहें। और अब आप जो है टेस्ट सीरीज का जो शेड्यूल है
उसी को ठीक तरीके से फॉलो करें अपने स्टडी मटेरियल से, ठीक है। जो भी टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है उसको बढ़िया तरीके से फॉलो करते जाए, कंटिन्यू टेस्ट देते रहे, पीछे का पढ़ा हुआ वापस रिवीजन करते रहे। कई जनरली टेस्ट सीरीज में कहाँ दिक्कत आती है, जैसे आपने एक सप्ताह का टेस्ट दबा के तैयारी करके टेस्ट दिया, दूसरे सप्ताह का दिया, तीसरे सप्ताह का दिया, 5 सप्ताह का टेस्ट दोगे तो पहले सप्ताह वाला भूल जाओगे। तो बेहतर ये होता है कि जब भी आप चौथे सप्ताह का टेस्ट दो तो पीछे के को भी रिवाइज मोटा मोटा करते चलो साथ में। तो ये टेस्ट सीरीज वालों के लिए यही बात है कि कम से कम अब कोचिंग से दूर रहें, इसी शेड्यूल को फॉलो करें। क्यों? क्योंकि आपने टेस्ट सीरीज पे भरोसा कर लिया है, तो अब इसी पे चलें और अपने डिसीजन को सही सिद्ध करें। अब तीसरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज में भी नहीं ज्वाइन हुए हैं, कोचिंग भी नहीं है, बस घर बैठ के पुस्तकें पढ़ रहे हैं। उनके लिए भी मैं एक बात बताना चाहूँगा। आज का मेरा जो वीडियोज़ है बेसिकली इन लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्हीं के पास फुल टाइम है जो अपने आप को स्वशासित कर सकते हैं। इनके पास में टाइम नहीं है क्योंकि ये कोचिंग के किसी शेड्यूल से बंध गए हैं। इनके पास टाइम नहीं क्योंकि ये कोचिंग के अंदर क्लासेस के शेड्यूल में बंधे हुए हैं। ये ऐसे हैं जो खुले हैं एकदम से, ठीक है। आज की मेरी बात इनके ऊपर रहेगी और इनको क्या करना है, इनको मैं सिर्फ यही कहूँगा कि पहले अपना कोर्स पूरा कर लो बढ़िया, और उसके बाद में मटेरियल लिमिटेड रखना, और मटेरियल में भी उसको प्राथमिकता देना जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। देखो एक चीज़ ध्यान रखना विद्यार्थियों, किसी भी किताब से 100% सवाल नहीं आते और किसी भी किताब से 80% से कम नहीं आते। सभी किताब में लगभग सेम आते हैं, ठीक है। 4-5 सवाल नहीं आने वाले किसी में नहीं आते, किसी में कोई सवाल बाहर जाएगा, किसी में कोई बाहर जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि मटेरियल महत्वपूर्ण होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन मटेरियल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है आपके पढ़ने के तरीके। इसलिए आप किताब को दोष ना दें और किताब में ज़्यादा ना रखें, एक एक लिमिटेड पुस्तक रखें सभी पार्ट की, बस आपका सारा सिलेबस मिल जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक पार्ट को एक ही पुस्तक से देखें, अलग अलग किताबें ना लाएं, ठीक है। ये चीज़ें कर लो। अब सेल्फ स्टडी वाले के लिए मैं बताऊँ, मटेरियल तैयार हो गया, अब उनको सेल्फ स्टडी वालों को इनसे जनरली दूर रहना चाहिए क्योंकि वो किताबों पे भरोसा कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, किसी और के कोचिंग के नोट्स ला के पढ़ रहे हैं तो फिर वो आपका एक मटेरियल हो गया, फिर वो नोट्स ही पढ़ लेना, आप भले इनकी पढ़ लो। बस मेरा कहने का मतलब मटेरियल सेम रखना। अब कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो टेस्ट सीरीज तो बस यूँ ही दे रहे हैं और कर घर पे पढ़ा ही रहे हैं, टेस्ट सीरीज तो बिना शेड्यूल के जाके दे रहे हैं, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि आप पढ़ कुछ और रहे हो, टेस्ट किसी और का दे के आ रहे हो, नंबर आएंगे नहीं, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, मतलब नहीं है। यहाँ तो उसको देखो, जिस चीज़ को फॉलो करो ना उसको पूर्ण रूप से फॉलो करो। एक चौथी कैटेगरी मुझे अभी और याद आ रही है, चौथी कैटेगरी ऐसी मुझे याद आ रही है जो अभी तक इन तीनों में नहीं है, भ्रम में ही है कि ये करूँ कि ये करूँ कि ये करूँ। भाई उसके लिए तो भगवान ही मालिक है। क्यों? सितंबर जा चुका है, ऑलमोस्ट अगस्त जा चुका है और पेपर मेरे हिसाब से आपके जुलाई में था, मेरे हिसाब से मुझे याद आ रहा, जहाँ तक 2 महीने लगभग हो गए। अभी तक आप तय नहीं कर पाए कि आपको करना क्या है। तो ऐसी स्थिति में ये चीज़ बहुत गलत है। फिर भी अगर आप भ्रम नहीं हैं कि अब क्या करना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि अभी आपको किताबें ला के पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी कोचिंग में ज्वाइन करोगे तो आपका कोर्स मेरे हिसाब से पूरा नहीं होगा। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो किसी पार्ट की करना, जैसे आपका कोई पोर्शन कमज़ोर है तो पर्टिकुलर कोई पोर्शन की कोचिंग ले लो, बाकी पुस्तकें देख लो। अभी थोड़ा सा स्मार्ट होने की ज़रूरत है। अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह से दूर रहो, पूरे कोचिंग कोर्सेज से भी दूर रहो। आप वो ऐसे ऐसे कोर्स पढ़ो जो आपको लगता है कि मुझे किताब से ठीक से नहीं बैठ रहा है, तो किसी टीचर की सपोर्ट ले लो। बाकी यूट्यूब वगैरह पे कुछ नहीं है, जो फोकट फ्री में पढ़ाते हैं ना, इनका ध्यान रखना, कंटेंट भी काम के नहीं होते, ना इतना सीरियसली पढ़ाते हैं, ना वो चीज़ें इतनी काम की होती है। हो सकता है कोई टीचर अच्छे भी पढ़ा रहे हो, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सभी टीचर्स की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर इस यूट्यूब पे ऐसी क्लासेस वगैरह करते रहोगे ना तो कोई फ़ायदा इतना नहीं मिलेगा जितना किताब से मिलेगा, पहली चीज़। दूसरी बात, यूट्यूब पे कभी गंभीरता से पढ़ते नहीं, हालांकि कोई बच्चे पढ़ते होंगे, हो सकता है मेरी बात ये गलत भी हो, बट मैं यही कहूँगा कि इन चीज़ों से दूर रह के थोड़ा सा किताबों पे और अपने शिक्षक पे भरोसा रखोगे तो फ़ायदे में रहोगे। बाकी तो क्या है कि यूट्यूब की दुनिया बड़ी लंबी चौड़ी है, वहाँ पे बिजनेस का काम ज़्यादा होता है, लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए काम करते हैं, लोग अपना यूँ कहिए कि पब्लिसिटी के लिए भी काम करते हैं। अब मैं खुद यूट्यूब पर बैठ के उनकी आलोचना कर रहा हूँ, ये मेरे नैतिकता के तो वैसे खिलाफ है, लेकिन चूँकि मैं इन चीज़ों से बहुत दूर हूँ, मैं कभी भी ऐसा स्वार्थ मेरा नहीं रहा। बस आप लोग कहते हो इसलिए महीने में 1 बार 2 बार आ जाता हूँ वीडियोज़ लेके, बाकी मेरी इच्छा भी नहीं होती। मैं कभी नहीं चाहता कि मैं आपकी रणनीति में हस्तक्षेप करूँ, ठीक है। बस आप लोग कहते हो इसलिए मैं चला आता हूँ, ठीक है। अब मैं आपके बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी के लिए अब आप क्या बेहतर कर सकते हो, ठीक है। अब आप इस सेल्फ स्टडी के लिए क्या कर सकते हो, मैं आपके पूरे पार्ट को 3 भागों में बांट रहा हूँ। सबसे पहला राजस्थान अध्ययन, ठीक है, राजस्थान अध्ययन। अब राजस्थान अध्ययन के अंदर आप ये मानिए कि लगभग आपके इसमें देखो इतिहास पूरा आ जाएगा, इसमें आपके भूगोल पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके संस्कृति पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके राजस्थान के अंदर और साथ में थोड़ा बहुत विविध जी के भी आ जाएगा। विविध में कोई वो आपके राजस्थान के राजकीय चिन्ह वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और ये मोटे तौर पे आपके 120 अंकों का है, ठीक है। आप 120 प्लस अनुमानित लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी गलती ना निकालो।
क्योंकि मोस्टली कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं, उससे पहले आके बोल देते सर आपने 120 लिखा है, 130 होगा, 128 होगा, इतने परसेंटेज हो गए। मैं ये गणित सिखाने नहीं आया आपको, मैं ये बताने आया कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ। दूसरा जो मोटा विषय है वो है आपका विषय। L1 में है तो 5 विषय हैं। हिंदी के 120 अंक थे, मतलब 60 प्रश्न थे, तो 60 प्रश्न ही थे मेरे हिसाब से, तो मुझे देखना और पड़ेगा, खैर जो भी है 120 अंक तो इस हिसाब से था, ठीक है। तो अब देखो विषय, अब विद्यालय विश्वास, समसामयिक, मतलब तो निकाल ही रहा हूँ, आप यही समझ लीजिए विद्यालय विषय, ठीक है। क्या करना कैसे है इसको, मटेरियल बस मैं यही कहूँगा कि जैसे ये विषय हैं को इनकी एक एक किताब रख सकते हो, इतिहास की एक, संस्कृति की एक, भूगोल की एक, विविध में तो आपको कोई भी गाइड में मिल जाएगा। अब अगर आप RBSC से देखते हो, NCERT से देखते हो, आप किसी प्रकाशन की देखते हो, सब आपके ऊपर है, मैंने पिछले वीडियो में सोर्स बता दिए। एक एक किताब रखना, विषय की भी लिमिटेड पुस्तकें रखना, और कोशिश ये करना कि विद्यालय विषय जो है ये आप NCERT या RBSC की करो, क्योंकि विद्यालय विषय अनंत है, और इनको अगर आप डेप्थ पे, गहराई पे ले जाओगे तो MA में भी वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप 6ठी में भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप 12वीं MA में भी पढ़ते हैं। तो विद्यालय विषय का मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि आप बोर्ड की किताबों तक रखें, 12वीं तक की किताबों तक, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। L1 के बच्चों को तो यही कहूँगा कि 10वीं तक ही रखें, L2 वाले 12वीं तक जाएँ, जो टॉपिक कोर्स में वही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें, क्योंकि इतना सिलेबस है कि आप अगर इसकी गहराइयों की किताब लाओगे ना तो पूरी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे अब सामाजिक की बात करूँ, भूगोल की गहराई में जाओगे तो आप 3 किताबें भूगोल की लाओ भली, एक राजस्थान की लेके आओ, एक वर्ल्ड की लाओ, वर्ल्ड में भी 2-3 आएगी, क्लाइमेटोलॉजी अलग आएगी, है ना, सब अलग हो जाएगा। इतिहास में भी 2 किताबें हो जाएगी, ऐसी मत किताबें लाना, कोशिश करो कि 12वीं तक की किताबों से टॉपिक देख लो। जैसे अर्थशास्त्र पूरी 10वीं क्लास में पढ़िए और पूरी 11वीं क्लास में मिल जाती है आराम से, 2 टॉपिक 9वीं में मिल जाते हैं, 3 10वीं में मिल जाते हैं, 4 और एक आधा टॉपिक 11वीं मिल जाता है। तो आप पूरी की पूरी कोशिश करो कि अपनी तैयारी जो विषय की है ये बोर्ड पे रखो। RBSC, NCERT जो भी अभी NCERT चल रही है तो कोशिश करो कि NCERT पे रखो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये NCERT कि सर RMSSB पेपर बनाना है तो हार्ड बनाता है वगैरह वगैरह, ऐसा इतना मत सोचो, हार्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ पे हार्ड नहीं बनते इतने। आप देख लेना लास्ट में जाते जाते 12वीं से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा L2 में, और L1 में 10वीं क्रॉस नहीं करेगी, तो वहाँ तक देख लो आप, कोशिश करो कि इस पर ज़्यादा जोर दो आप, ठीक है। और इसके लिए आप अलग से पब्लिकेशन की किताब ला के देख सकते हो, राशन बोर्ड में इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा जटिल भी लिखा हुआ है, तो राशन बोर्ड की भी देखते हो तो आपने रटी हुई है तो वही रहने दो। इसके लिए आपको थोड़ी किताब लानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि जैसे मनोविज्ञान तो आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, योजनाएं वगैरह है ये वैसे आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। और शैक्षिक परिदृश्य की कोई किताब ला के देख लेना, मार्केट में खूब सारी किताबें आई हुई होगी, एक आधी किताब लेके आ जाना। अब देखो समसामयिक में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, इसमें जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये फ्लैगशिप 28 योजनाएं हैं, इनको ढंग से रट लेना, इनको 10 और हो जाएगी, 40 योजनाएं पढ़ लेना, ये इससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। योजनाएं सारी आ जाएगी इसमें, आपकी फ्लैगशिप, अभिनव योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लगभग इसमें सारी आ जाएगी, ठीक है। इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, 19 में तो गवर्नमेंट बनी थी, 18 में, तो 19 का जो GK आता है वो पार्ट देख लो आप, अभी देख लो, नहीं देख सकते हो तो बाद में परीक्षा के टाइम 10-15 दिन महीना पहले देख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समसामयिकी का यही देख लो। शैक्षणिक परिदृश्य में बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक कोर्स में दिए वही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है। और विद्यालय विषय भी आपके काफ़ी कुछ देखे हुए, मैं कह रहा हूँ टीचिंग मेथड भी आपके देखे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान जी की भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो आप क्या करोगे, अब इस पूरे को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। अब आप आज क्या करना, घर पे राजस्थान इतिहास की ये जो पोर्शन है इसको टेबल पे एक साइड में रख देना, विद्यालय विषय को बीच में रख देना, और मनोविज्ञान और ये जो पोर्शन है इसको आप साइड में रख दो। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब आप अपने दिन को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लानिंग है ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने हालांकि न कभी ज़िंदगी में 3rd ग्रेड का एग्जाम दिया, ना मैं कभी अध्यापक भर्ती के लिए कभी मैंने तैयारी करी, ना मैं अध्यापक रहा, मैं वरिष्ठ अध्यापक ही बना था डायरेक्ट, तो मेरे को इसका इतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने इसके 20 बैच ले लिए हैं टोटल। तो मुझे 20 मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन 2012 के बाद से लगभग 8-10-12 बैच तो हो ही गए हैं, तो मुझे इसका अनुभव है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। आप अपन मेरी रणनीति से बढ़िया रणनीति पे ऑलरेडी है, तो फिर इसको रणनीति को आप फॉलो ना करें, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा संशोधन करके मैं फॉलो करूँ तो कर सकते हो आप। वो कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आगे बात बताऊँगा आपको। अब आपको क्या करना है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग शिफ्ट इसको दे दो आप, डेली सुबह सुबह 3 से 4 आवर्स आप सुबह सुबह राजस्थान जी के को दे दो। क्या करना है, जैसे पहले भूगोल ले ली तो 3-4 घंटे डेली भूगोल देखो, भूगोल हो जाती है, फिर इतिहास, फिर संस्कृति, फिर विविध, फिर वापस रैंडम घुमाओ उसको, फिर इतिहास, भूगोल, संस्कृति, फिर उसको घुमाते जाओ। ऐसे करके आपको कोशिश ये करनी है कि रैंडम घुमाने का मतलब ये है कि जैसे 10 दिन में आपने भूगोल पढ़ ली, फिर आगे 10 दिन में इतिहास का प्रयास करो, फिर आगे 10 दिन में आप संस्कृति देख लो, अगर पहले देख लिए तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से इसको घुमाते घुमाते कोशिश ये करो कि सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक आप कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर लो,
ठीक है, कोशिश करना 30 अक्टूबर तक ये राजस्थान जीके का पूरा कर लो आप। इसके भले टेस्ट मत दो, इसके देखोगे ना कंटेंट, तो उसके बाद के प्रश्न साथ साथ में करते हुए चलो, पुराने प्रश्न वगैरह जैसे टॉपिक देख लेते हो, हाथों हाथ प्रश्न जो आएंगे पीछे वो भी देख लो साथ साथ में। तो इस तरह से मॉर्निंग के 2-3 घंटे है वो आप इसको समर्पित कर दो, ठीक है। अब कोचिंग जा रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, अभी सेल्फ कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है फिर विद्यालय विषय, आपके विषय में ये विषय का ज्ञान आएगा और यहाँ पे आपके शिक्षण विधियाँ आएगी। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपको थोड़ा रात्रि के समय या दोपहर में, जैसे सुबह सुबह आप जैसे 6 बजे उठ गए तो 10-11 बजे तक तो आपने ये देख लिया, खाना वाना खा लिया, ठीक है, 1-आधा घंटा सो लिया, 1:30-2 बजे वापस उठ गए, तो फिर 2 से लेकर 6 बजे तक 3 से 4 घंटे वापस आप बैठ जाओ और विद्यालय विषय देखो। विद्यालय विषय जैसे आप L1 में हैं तो एक शुरू करो पहले जो आपने, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखना, जो आपने अभी नहीं पढ़ा वो पहले देखो। जैसे इसमें भी मान लो कि आपने संस्कृति नहीं पढ़ी है तो उसको शुरू कर लो, या भूगोल नहीं पढ़ी, जो टॉपिक नहीं देखे हुए हैं उसको आप प्राथमिकता पे लाओ, ठीक है, ताकि उसका रिवीजन ज़्यादा हो पाएगा। अब विद्यालय विषय में क्या करना, जैसे L1 है, L1 के साइंस काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, सामाजिक भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, गणित भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, और आपकी जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो जो भी है, तो आप ये करो कि एक जो पोर्शन आपका कमज़ोर है उसको आप पहले उठाओ और उसको पूरा करो। अब L1 के 5 सब्जेक्ट है टोटल, 18-18 नंबर के, 10 और 8, 10 और 8। तो पहले ये कोशिश करो कि 2-4 घंटे, जो आप 4 घंटे डेली देने वाले हो, तो 2 से 3 घंटे आप डेली अपने सब्जेक्ट को दो। एक सब्जेक्ट लो पहले, जैसे मान लो आप सामाजिक के हैं तो पहले आप अर्थशास्त्र ले लो, उसको 8-10 दिन में पूरी कर लो, 15 दिन में पूरी कर लो, और जैसे अर्थशास्त्र पूरी हो जाती है तो उसके बाद में भूगोल कर लो, फिर इतिहास कर लो, फिर पॉलिटी कर लो, फिर टीचिंग मेथड कर लो, ठीक है। तो सामाजिक में 5 भाग हो जाएंगे। हिंदी है तो हिंदी में ये कर लो, हिंदी पढ़ लो, फिर इसके बाद शिक्षण विज्ञान पढ़ लो। फिर अब अगर आप साइंस के हैं तो साइंस पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर टीचिंग मेथड पढ़ लो। अगर आप L1 के हैं तो इस प्रकार से इसी तरह इसको भी रैंडम घुमाओ आप डेली, ठीक है। एक सब्जेक्ट लो, उसको पूरा करो, और कोशिश ये करो कि इसको भी आप लगभग अक्टूबर 15 नवंबर तक एक बार कोर्स पूरा कर लो, ठीक है। कोशिश ये करना कि इसकी किताबें जो है वो एक ही रखना, ज़्यादा मत रखना, और प्राथमिकता उसको देना जो आप पहले से जिस किताब को पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा कि वापस पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी, और विषय को प्राथमिकता NCERT को देना। ऐसा भी नहीं केवल NCERT आपने किसी और से बढ़िया पढ़ रखा तो उससे भी पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग से पढ़ रखा तो उसी को भी फॉलो कर सकते हो, और इस तरह से इसको रैंडम घुमाओ आप। तो विषय प्लस एक ये मान के चलो, ठीक है। तो जैसे L1 है तो L1 में 5 विषय हैं तो 5 शिक्षण विधियाँ हैं। तो जैसे आपने विज्ञान पढ़ी तो विज्ञान की विधियाँ साथ में पढ़ लो, सामाजिक पढ़ी सामाजिक की विधि साथ में पढ़ लो, तो उस हिसाब से चलते जाओ आप। ये रात का समय इसको दे दो। अब दिन का समय फिर देखो, 6 बज गए, 7, 8, 9, 10 आपने खाना वाना 7 से 7 बजे तक 8 बजे तक कर लिया। फिर रात को 2 से 3 घंटे सोने से पहले आप इस पोर्शन को दे दो। अब देखो इसमें 2 से 3 घंटे में क्या करना है। मनोविज्ञान आपने ठीक से पढ़ रखा है तो मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान या तो साप्ताहिक देखो, या फिर जब फ्री टाइम होता तो देखो, या फिर थोड़ा कम देखो मनोविज्ञान को। क्यों? क्योंकि आपने रीट पास की और आपने खूब मनोविज्ञान पढ़ा है, ठीक है। कोशिश ये करो कि कम से कम 1 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा आप शैक्षिक परिदृश्य को दो। 1 घंटा तो देना ही है आपको, 1-1.5 घंटा, और इसके साथ साथ आधा 1 घंटा आप एक योजना डेली तैयार करो। एक योजना हमेशा तैयार कर लो। रात को एक योजना तैयार करोगे ना तो आगे 2 महीने में अक्टूबर तक 45 योजनाएं तैयार हो जाएगी। उसमें विद्यार्थियों की योजनाएं भी आ जाएगी, नव कार्य योजनाएं भी आ जाएगी, है ना। तो डेली एक योजना तैयार करके सो जाओ आप। एक योजना डेली तैयार कर लो और 1-1.5 घंटा शैक्षणिक 1-1 घंटा पढ़ के सो जाओ आप, ठीक है। जैसे शैक्षणिक परिदृश्य पूरा हो जाता है तब आप वापस मनोविज्ञान ले लो। मनोविज्ञान 5-7 दिन पूरी करके फिर शैक्षणिक परिदृश्य लो। इनको आप रैंडम चलते रहने दो और योजना डेली 1-1 तैयार करते जाओ, ठीक है। ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। और फिर बात रहती है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आपको क्या करना है, अब इसके साथ साथ में अगर टाइम मिलता है कि भाई मेरा शैक्षणिक और मनोविज्ञान दोनों हो गया है तो महीने में एक मंथली मैगजीन आएगी और उसको 4-5 दिन उसको दे दो एक्स्ट्रा से। तो आपको रात के समय में इन सबको मैनेज करना है, ठीक है। 2-3 घंटे इसको दे दो। अब देखो कितने घंटे पढ़ाई हो रही है, 4-4, 8 और 3, 11 घंटे मैक्स टू मैक्स, और इतनी पढ़ाई खूब होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब देखो 120 के लगभग ये बैठ रहा है, 120 के लगभग 80-90 ये बैठ रहा है, 100 के आसपास ये बैठ रहा है। मतलब तीनों पार्ट 300 नंबर को कवर कर रहे हैं, ठीक है। मोटे मोटे तौर पे 10-15 ऊपर नीचे हो सकते हैं, और तीनों को हम बराबर टाइम भी दे रहे हैं। अब देखो ये आपका टाइम मैनेजमेंट खराब कब होगा, जब आप मोबाइल में माथापौड़ी करोगे। ये टाइम मैनेजमेंट कब खराब होगा, जब आप टेस्ट सीरीज सब एक साथ अगर पंगे ले लोगे तो भी खराब हो जाएगा। ये आपका मैनेजमेंट कब खराब होगा, जब आप किसी साथियों के साथ में गप्पे मारोगे, या सामाजिक समस्याओं पे थड़ी पे बैठ के चर्चाएं करोगे, या मेरिट पेपर डिस्कशन ऐसे फालतू बातें करोगे, तो फिर आपका ये मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। एक दिन के मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। ये अब आप मान के चलिए कि आपको अब 10 फरवरी तक ऐसे ही लगे रहना है। आज तारीख है 17 सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, और 17 जनवरी तक मान के चलो कि आपको ऐसे ही चलना है। घर जाना भूल जाओ, घर नहीं जाना, आप परीक्षा दे के ही जाना। बीच में दीपावली आएगी, छुट्टियाँ आएगी, डिस्टर्ब होंगे, ऐसा मत करना। ये जिसने फॉलो कर लिया ना परीक्षा तक, टिल एंड तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो असफल नहीं हो सकता। नोट्स बनाने का वक्त नहीं है अभी,
अब जो किताब लो उसी को पढ़ना, नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, बस किताब को बार बार पढ़ते जाओ। कोचिंग में जा रहे हो तो वैसे नोट्स लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, इसको इस प्रकार से कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब मेरे हिसाब से मैंने सारे पार्ट ले लिए, कोई पीछे रहा तो नहीं है। क्या रह सकता है? विद्यालय विषय और विधियाँ हो गई, मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, योजना समसामयिकी आ गई और राजस्थान का पूरा कंटेंट आ गया, ठीक है। अब क्या रहा पीछे? अब रहा तो कुछ नहीं है, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं रहा है। कोई छोटा मोटा रहा तो आप अपने स्तर पर भी सेट कर सकते हो। फिर ये मत करना सर आपने ये छोड़ दिया पार्ट, ये वो है ना, मेरे को पेपर नहीं देना, पेपर तो आपको देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डेली एक योजना तैयार कर लो आप। अच्छा, जरूरी नहीं रात को करो, दिन में फ्री बैठे थे उस समय कर लो एक योजना। अपना टारगेट एक योजना तैयार करना है। योजना कहाँ से तैयार कर सकते हो आप? अब एक काम करना, एक जन कल्याण वेबसाइट है राजस्थान सरकार की, जन कल्याण पोर्टल है, राजस्थान सरकार ने इस पर सारी योजनाएं बना रखी है, उस पर कर सकते हो। जन सूचना पोर्टल पर कर सकते हो, ठीक है। यहाँ ये वेबसाइट खोलना और यहाँ वेबसाइट खोलोगे तो हर वेबसाइट पे आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी और यहाँ पे जाके डेली एक बढ़िया योजना कैसी, जो 2019 के बाद शुरू हुई हो। पहले तो फ्लैगशिप देख लेना, 28 दिन तक का काम तो ये हो गया। फिर आगे 2019 के बाद की देखना 10-15 और योजनाएं होगी। योजनाएं पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद में फिर आप करंट अफेयर भी और बढ़िया कर सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें कर लो। तो इसको रात को टाइम, रात को इसको क्यों रखा है? क्योंकि फिर ये थोड़ा लाइट मोड में हो जाता है और रात को फिर बहुत दिमाग थका हुआ होता है। अच्छा, इसमें आप चेंज भी कर सकते हो, इसको इस साइड करके इसको बीच में भी ला सकते हो। अच्छा, अब आपके जो मजबूत पोर्शन है उसको थोड़ा कम समय देना, जो कमजोर पोर्शन है उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना। जो नहीं पढ़े वो पहले पढ़ लेना, जो पढ़े हुए उसको बाद में पढ़ना। और कई सारी चीज़ें व्यक्तिगत होती है, व्यक्तिगत मतलब हर व्यक्ति के अलग सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती है, तो आप अपने अनुसार इन चीज़ों को चेंज कर देना, ठीक है। आप इस तरह से काम करना और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके लिए वीडियोस बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होगा। और अब हम अभी हाल फिलहाल सितंबर चला गया, अक्टूबर में वापस मिलेंगे 1 महीने 1.5 महीने बाद में और पूछते हैं आपकी प्रोग्रेस क्या रहती है और फिर उसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। मैं इन चीज़ों पे बात नहीं करूँगा कि आप योग्य है कि नहीं है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आपने रीट दे दिया है, भले आप फर्स्ट ईयर के हो भले सेकंड ईयर को, दबा के तैयारी कीजिए, क्योंकि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती और माँ सरस्वती आपको उतना देगी जितनी आपने मेहनत की, क्योंकि माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती, ठीक है। तो बिल्कुल शांत चित्त से मेहनत करते जाइए, अपने हाथ में मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इस शेड्यूल से पढ़ते रहिए। मिलते हैं 1 महीने बाद में। और कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आती है तो मैसेज छोड़ देना इस पर, टेलीग्राम वगैरह पे, तो मैं मैसेज देखने के बाद में वापस तय करूँगा कि मुझे वापस लाओ कब आना है। पुनः धन्यवाद।